सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे। आप सबको पता है अपन ने बायोटेक्नोलॉजी की बुक है, ये बुक आपकी स्टार्ट कर रखी थी। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में फिर से बता देते हैं कि आप फिर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी सेमेस्टर के अंदर, यदि आपके बायोटेक्नोलॉजी वाली जो बुक है ये यदि आपके सिलेबस में है तो पूरी की पूरी जो अपनी सीरीज रहने वाली है ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि देखिए फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी सेमेस्टर में है, यदि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है तो सीधी सी बात है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ही है, वो हर यूनिवर्सिटी में सेम रहेगी, हर सेमेस्टर में वो सेम रहेगी। तो ये सिस्टम तो आप मतलब भूल ही जाइए कि भाई सर ये हमारी यूनिवर्सिटी में होगा, हमारे सिलेबस में है, पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। सीधी सी बात है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और आप बीएससी सेमेस्टर में फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी आप सेमेस्टर में, उस चीज को आप छोड़ दीजिए, बस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए। तो चलिए फिर आज का जो टॉपिक है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आखिरकार क्या होती है इसको अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जिस तरीके से यहां पर मैं बताता हूं वैसे आप यदि एग्जाम में लिख के आएंगे एकदम अच्छे से, जैसे मैं कराता हूं वैसे लिख के आएंगे एंड अच्छे से आप समझेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर जिस टाइम पे आप एग्जाम में ठीक ऐसा का ऐसा करके आएंगे तो पूरे में से पूरे और अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। अब देखिए जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है इसका एक नाम और है, इसको बोला जाता है डीएनए टाइपिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए टाइपिंग आ जाए या डीएनए प्रोफाइलिंग आ जाए, मतलब एक ही है कि आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए फिंगरप्रिंट का मतलब क्या होता है, आप सबने सुना होगा कि कहीं पर भी जाते हैं भाई आप अपना थंब इंप्रेशन लगा दीजिए, फिंगरप्रिंट लगा दीजिए। तो जिस तरह से हर एक इंसान का, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने इंडिया में रहते हैं आप, आधार कार्ड वगैरह आपने देखा होगा, जहां पर भी जाते हैं या गवर्नमेंट का कोई भी काम होता है वहां पर क्या लिया जाता है, आपका थंब लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक जो इंसान रहता है उसका ये जो थंब का जो प्रिंट होता है या जो अंगुलियों की जो प्रिंटिंग होती है ये हर एक इंसान की क्या होती है, आपकी अलग अलग होती है। ठीक ऐसे ही जो आपका डीएनए होता है उस डीएनए में भी कुछ एक सीक्वेंस ऐसी होती है जो हर एक इंसान के अंदर क्या होती है, अलग होती है। इसीलिए अपन क्या करते हैं डीएनए की, जिस तरह से थंब का अपन फिंगरप्रिंट बोलते हैं वो लगाते हैं, ठीक ऐसे ही डीएनए का भी क्या होता है, खुद का डीएनए बोले तो जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी अपन जो फिंगरप्रिंटिंग है वो अपन देखने वाले हैं। और ये जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको डेवलप करने का जो श्रेय है वो श्रेय किसको जाता है, जो आपके सर एलेक जेफरी है। इन्होंने 1984 के अंदर जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को क्या किया था, डिस्कवर किया था, विकसित किया था, एक नंबर में आ सकता है। इसलिए जो आपका फादर ऑफ आपका बोला जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो किसको कहा जाता है, ये पूछ लिया जाए तो याद रखना जो आपके एलेक जेफरी है इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ ये तो अपन ने बात कर ली यूनिवर्सल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। यदि अपन बात करें कि भाई अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लाने का जो श्रेय है ये श्रेय किसको जाता है, तो याद रखना जो आपके डॉक्टर लालजी सिंह है एंड जो आपके डॉक्टर वीके कश्यप है, इन दोनों को क्या है, आपकी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इंडिया में लाने का इसका श्रेय जाता है। एंड फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है ये पूछ लिया जाए तो याद रखना डॉक्टर जो आपके लालजी सिंह है इनको क्या बोला जाता है कि जो आपके फिंगरप्रिंटिंग है फादर इंडिया का वो किसको बोला जाता है, आपके डॉक्टर लालजी सिंह को बोला जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअली क्या चीज होती है, किस चीज की अपन स्टडी करते हैं। अब देखिए आप सबको पता है कि दो अलग अलग व्यक्ति, मतलब आप मेरे को ले लीजिए और आप खुद को ले लीजिए, अपना जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अपनी जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ये अपन पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये एडेनिन हो गया, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनोसिन, गुआनोसिन, यहाँ पे एडेनिन आ गया, यहाँ वापस से साइटोसिन आ गया, गुआनोसिन। इस तरह से ये जो आपकी पूरी की पूरी, अब एडेनिन के साथ में कौन जुड़ेगा, आपका थाइमिन जुड़ेगा, इसके साथ में एडेनिन जुड़ जाएगा, साइटोसिन के साथ में गुआनोसिन जुड़ जाएगा, इसके साथ साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनोसिन, साइटोसिन। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ता है और साइटोसिन एंड गुआनोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में आपस में जुड़े रहते हैं। ये सारी की सारी चीजें अपन पढ़ के आ चुके हैं और आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी चीजें आती होगी। अब जो मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेशल या बोले तो एक विशिष्ट क्या है, आपके मान लीजिए सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है ये मान लीजिए मेरी सीक्वेंस है, आपकी सीक्वेंस मान लीजिए यहां पर डीएनए की कुछ XYZ कुछ भी ले लीजिए वो आपकी।
इन दोनों के बीच में जो अपन स्टडी करेंगे वही स्टडी क्या कहलाती है, आपकी डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। ओवरऑल बात करें तो दो व्यक्तियों के डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है उसको यदि अपन कंपेयर करके उनके बीच में यदि अपन रिलेशन देखते हैं, संबंध देखते हैं, ये जो कंप्लीट जो स्टडी होती है इस स्टडी को क्या बोला जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिरकार क्या होती है। एंड जो आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस सिद्धांत पर आधारित है उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोले तो डीएनए बहुरूपता जो आपका सिद्धांत है, इस थ्योरी के ऊपर क्या है, ये आपका सिद्धांत अप्लाई होता है। इसके साथ साथ में जो आपका डीएनए होता है, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेस होता है, आधार होता है, वो वीएनटीआर होता है। अब ये वीएनटीआर क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। ये जो वीएनटीआर है ये आखिरकार क्या है। देखिए, जब आप अपने खुद के डीएनए की बात करते हैं, मतलब ह्यूमंस जितने भी आपके इंसान हैं, यानी जितने भी आपके होमोसेपियंस हैं, इन होमोसेपियंस की यदि अपन बात करें तो इनका लगभग 99 पॉइंट कितना 99 पॉइंट जो आपका 9% जो डीएनए है, मतलब आपका डीएनए ले लीजिए, मेरा डीएनए ले लीजिए, यदि अपन इन दोनों को एकदम अच्छे से स्टडी करें, मैचिंग कराएं, तो अपना जो डीएनए होता है वो लगभग कितना हो जाएगा, 99.9% तक क्या है, अपन दोनों का डीएनए एकदम सेम है। लेकिन 0 जो आपका 1% जो अपना डीएनए, मतलब आपका जो डीएनए मेरा डीएनए, इसके अंदर जो वेरिएशन है वो वेरिएशन कितना परसेंट है, 0.1%। एंड ये जो 0.1% चांस होता है, इसी चांस को अपन क्या करते हैं, इसी की अपन स्टडी करते हैं। यही जो स्टडी इस डीएनए पर करते हैं, मतलब 0.1% जो होता है, इस पे जो स्टडी करते हैं, जो पता लगाते हैं, जिस जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसका पता लगाते हैं, वो पता अपन लगा के स्टडी करते हैं, वो किसके द्वारा की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे डीएनए का लगभग 99.9% जो हिस्सा होता है वो सभी इंसानों में क्या होता है, एक जैसा होता है। लेकिन डीएनए का सिर्फ कितना 0.1% जो डीएनए होता है वो डीएनए अलग होता है, और ये जो 0.1 डीएनए है इसी को ही क्या बोला जाता है, वीएनटीआर के नाम से जाना जाता है। बोले तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीटेट के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। तो ये जो 0.1% है इसी को वीएनटीआर बोले जाते हैं। बोले तो जो आपका वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीटेट के नाम से इसको जाना जाता है। एंड जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो पूरा फोकस होता है वो फोकस क्या किया जाता है, इस 0.1% वाले पार्ट के ऊपर क्या किया जाता है, आपका पूरा का पूरा फोकस रहता है। अब यहां पर आ जाता है एक वर्ड, आ जाता है सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए की बात करें तो हमारे जीनोम में क्या होता है, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है ना, वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होती है, बार बार में रिपीट होती है। इन्हीं को हम क्या करते हैं, एज ए मार्कर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपका सैटेलाइट डीएनए है, ये सैटेलाइट डीएनए ही आपका क्या होता है, जो आपका ये ना वीएनटीआर है, बोले तो 0 मतलब ये जो रिपीट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मान लेता हूं कि एडेनिन गुआनोस मतलब AGCT ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मान लीजिए आपके शरीर में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये सीक्वेंस आपके शरीर में 3 बार क्या हो रही है, आपके न्यूक्लियोटाइड में 3 बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। जबकि सेम यही सीक्वेंस मान लीजिए AGCT, ये सीक्वेंस मेरे अंदर मान लीजिए 6 बार क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है। मतलब ये आपके अंदर 3 बार रिपीट हो रही है, ये 6 बार रिपीट हो रही है। तो यही देखा जाता है कि भाई मेरे अंदर कितनी बार हो रही है रिपीट, और ये जो रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन कितना होता है, 0.1% आपका होता है। इसी को ही वीएनटीआर बोला जाता है, या बोले तो सैटेलाइट डीएनए, जो आपका पता चलता है कि भाई आपके अंदर ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है, मेरे अंदर ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है। जितनी बार भी ये सीक्वेंस रिपीट होती है, मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कहीं पर भी कोई डीएनए का सैंपल मिल गया, या मान लीजिए कोई मेरा हेयर है, ये कहीं कोई लेके चला गया, ओके, अब उसने उसे हेयर को मान लीजिए कहीं भी कुछ भी जगह वगैरह रख दिया। अब मान लीजिए मेरे को पुलिस पकड़ने आ गई, अब वो क्या करेगी कि भाई उसने मेरा भाई कि जहां पर भी कोई भी क्राइम हो गया था, कुछ भी हो गया, वहां मेरा हेयर मिल गया, तो सीधी सी बात है उस हेयर के द्वारा पता लगाएगी कि इसकी डीएनए सीक्वेंसिंग आप देखिए, फिर मेरे से डीएनए ले लेगी और उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग करेगी, और उसके अंदर यदि ये वाले सीक्वेंस 6 बार मिल जाती है, इसका मतलब वो डीएनए मेरा है। यदि उसके अंदर मान लीजिए 3 बार मिलती है, इसका मतलब वो सीक्वेंस थी, वो जो डीएनए वो हेयर
मिला था वो टुकड़ा मेरा नहीं है। ये सारी चीजें किससे पता चलती है? आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता चलती है। और ये जो 99.9% होता है, ये आपका डीएनए ले लीजिए, मेरा डीएनए ले लीजिए, सबका एकदम सेम होता है। बस स्टडी की जाती है, वो किस पे की जाती है? 0.1% चांस के ऊपर ये स्टडी की जाती है। तो कई बार आप सोचते हैं ना कि ये काम करूं या ना करूं, क्या पता फेल हो जाएगा, कितने चांस है? कोई कहता है 10% चांस है। सोचिए यहां पर चांस कितना है? 0.1% चांस है। फिर भी अपन ने इसका पता लगा लिया, तो सोचिए अपने जीवन में तो लाइफ में प्रॉब्लम ही कितनी छोटी होगी। इतनी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होगी कि भाई 0.1 चांस है पास होने के, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अपन 1% ले लेते हैं, 2 की 10% पास हो जाऊंगा, 15% पास हो जाऊंगा। यहां देखिए 0.1% पे, तो ये भी एक सीखने वाली चीज होती है। चलिए ये तो अपन ने देख लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिरकार क्या होती है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखी हुई है, वही चीज है शॉर्ट में। यदि अपन देखें कि मानव जीनोम का जो आपका 99.9% डीएनए होता है, ये सभी इंसानों में एक जैसा होता है, सिर्फ 0.1% डीएनए होता है, ये आपका अलग होता है। और ये जो 0.1% होता है, इसी को वीएनटीआर बोला जाता है, या बोले तो इसे आप सैटेलाइट डीएनए या इसको रिपीटेटिव डीएनए भी बोल सकते हैं। तो ये आपके एक नंबर के अंदर आ सकता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है या रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिख के बता देना है कि सैटेलाइट डीएनए एंड रिपीटेटिव डीएनए आपका क्या होता है। अभी अपन ने यहां पे बात किया था वीएनटीआर के बारे में कि ये वीएनटीआर क्या होता है। तो वीएनटीआर के पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीटेड। ये होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में क्या होता है कि डीएनए के वो छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं जो क्या होते हैं, बार बार के अंदर रिपीट होते हैं। और हर एक इंसान में इनकी संख्या हो गई, इनकी लंबाई हो गई, ये क्या होती है? आपकी अलग होती है। लेकिन जो आपके जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? ये लगभग आपको समान देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? आपके जुड़वा बच्चे हैं। जबकि ये क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, वो इसी वीएनटीआर के ऊपर होती है, इन्हीं वेरिएबल नंबर के ऊपर क्या होती है? वो आधारित होती है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने क्या बात की कि 99, मान लीजिए ये आपका कोई डीएनए, ये क्या है? मान लीजिए आपका डीएनए। इस डीएनए का मतलब ये वाला जो पोर्शन है 99.9% आपका होता है, जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है? 0.1% होता है। जो क्या होता है? ये तो हर एक इंसान के अंदर क्या होगा? आपका सेम होगा। क्या होगा? हर एक इंसान के अंदर ये सेम होगा। लेकिन ये 0.1% होगा, ये क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। ये आपका क्या होगा? हर एक इंसान में क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। डिफरेंट बोले तो हर सब में क्या होगा? वेरियस, मतलब वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन, वेरिएबल, वेरिएशन, वेरिएबल। तो क्या होगा? ये हर एक इंसान में वेरिएबल होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीटेड्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो यही 0.1% है, यही पता लगाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। अब चलिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए अपन को कौन कौन सी चीजों की क्या होती है? रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन से कंपोनेंट यहां पर आपको काम आएंगे। सबसे पहला तो क्या होना चाहिए कि सिंपल होना चाहिए डीएनए का, जिसके ऊपर अपन को क्या करना है? स्टडी करना है, मतलब जिसको अपन को एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो वो सैंपल आपके पास में होना चाहिए। उस सैंपल के साथ साथ में आपके पास में एक स्पेसिफिक क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका एंजाइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इकोआरवाई अपन फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए अब यहां देखिए क्या ले रहे हैं अपन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है? ये जो आपका डीएनए होता है, मान लीजिए देखिए, एक तो होता है एंडोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस। आप में से कोई बता सकता है एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चलिए मैं बताता हूं। देखिए एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर से। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर से। यदि इस डीएनए के सीक्वेंस पे अपन को बाहर से अपन को कटिंग करनी है ना, बाहर से अपन को इसको तोड़ना है, तब तो अपन एक्सोन्यूक्लियस जो आपका होता है एंजाइम, उसका अपन यूज करते हैं। लेकिन अपन ने कौन सा किया? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब अपन को डीएनए को क्या तोड़ना है? अंदर से अपन को इसका क्या लगाना है? कट लगाना है। तो कट लगाने के लिए जो अपन अंदर से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलेंगे? आपका एंडोन्यूक्लियस। बोले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलेंगे। एंडो का मतलब होता है अंदर से। यदि डीएनए को अंदर से तोड़ना है अपन को, उसके 2 टुकड़े चाहिए, तो अपन क्या लेंगे? एंडोन्यूक्लियस का यूज लेंगे। और यदि बाहर से तोड़ना है, लेना है, बाहर से कोई टुकड़ा लेना है, तो उसके लिए अपन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का काम में लेंगे। चलिए ये अपन ने बात कर ली। इसके साथ साथ में जो आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहेगा,
क्या रहेगा, जो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इससे जस्ट पिछली जो अपन ने वीडियो देखी थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके अंदर जो जो अपन को इक्विपमेंट्स चाहिए थे वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें कौन कौन से होंगे, अगारोस जेल हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया, एंड जो आपकी पावर सप्लाई होगी, ये सारे के सारी चीजें अपन को क्या रहेगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जो भी अपन ने चीजें ली थी वो सारी की सारी, आप बोले तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो जो अपन ने काम किया था वो सारा का सारा अपन को फिर से करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होगी या नाइलॉन की एक जो मेम्ब्रेन रहेगी उस मेम्ब्रेन को अपन ले लेंगे। इसके साथ में रेडियो एक्टिव जो आपका प्रोब रहेगा, इस रेडियो एक्टिव प्रोब को भी अपन ले लेंगे, और एक अक्सरे क्या ले लेंगे आप, फिल्म ले लेंगे। ये सारी की सारी चीजें अपन लेंगे। अब अपन समझते हैं कि अपन भाई इन चीजों को ले तो लिया, अब इसको यूज कैसे करेंगे। अब यहां पर आपके सामने दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अलग है, ये आपका क्या आ जाता है, अलग हो जाता है। ये डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना कि डायग्राम एग्जाम के अंदर आप बना के। चलिए बात करते हैं कि कहानी कहां से स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने कोई केस आया है, ये आपके सामने क्या आया है, कोई भी मान लीजिए आपका केस आया है, आपके को कुछ भी पता नहीं है कि भाई क्या है, मान लीजिए ये पर्सन 1 है, या मान लीजिए ये तो कोई मदर है, और ये मान लीजिए पर्सन सेकंड में आप ले लीजिए ये क्या है, फादर है। अब मान लीजिए, और ये मान लीजिए कि कोई तीसरा है, या मान लीजिए ये क्या है, इन दोनों का चाइल्ड है, बोले तो इनका क्या है, ये बेबी है। अब मान लीजिए ये मदर है, ये मदर बोल रही है कि इस बच्चे का जो पिता है वो कौन है, भाई ये इसी का एक्चुअल फादर है। लेकिन फादर क्या कर रहा है, इस चीज को डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा यदि अपन इनके डीएनए को मैच करा दें, और मैच करा के फिर इनकी सीक्वेंस देख लें कि भाई ये डीएनए इस बच्चे से पिताजी का डीएनए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि मिल गया तो इसका मतलब ये महिला सही कह रही थी, मदर सही बोल रही थी कि बच्चा इन्हीं का है। इस चीज का सॉल्यूशन कौन लेके आएगा, इसी का सॉल्यूशन कौन लेके आएगा, आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेके आएगी। कैसे लेके आएगी, पहले समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जो पिताजी बच्चा था, मतलब माता सीधी, माता तो भाई आपकी बोल रही है कि बच्चा आपका, ये डाउट किसको, पिताजी को, तो सैंपल एक पिताजी का ले लिया, एक क्या ले लिया, सैंपल बच्चे का ले लिया। चलिए तो सैंपल अपन ने मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले पिताजी का सैंपल इसमें ले लिया, पैरेलली मान लीजिए कि इसके बराबर के अंदर ही बच्चे का भी सैंपल अपन ने ले रखा है। अब एक अपन ने क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। अब इस सैंपल के अंदर से ये सैंपल आपका कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि कोई नाखून का टुकड़ा ले लिया, स्किन का टुकड़ा ले लिया, स्लाइवा ले लिया, या मान लीजिए हेयर ले लिया, सीमेन ले लिया, कुछ भी ले लिया XYZ। वो जो सैंपल अपन ने लिया है, इस सैंपल के अंदर से, या ब्लड भी अपन ने ले लिया, इसके अंदर से अपन क्या करेंगे, जो डीएनए रहेगा इस डीएनए को अपन क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये आपका क्या निकाल लिया, अपन ने डीएनए ले लिया। अब ये डीएनए है, ये डीएनए देखिए पूरा का पूरा कितना बड़ा सारा डीएनए है, मतलब एक सिंगल आपकी बड़ी सारी स्टैंड है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए कौन चाहिएगा भाई, एंडोन्यूक्लियस, जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा अपन ने क्या कर दिया, इस डीएनए के टुकड़े को अपन ने छोटे छोटे भागों के अंदर क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में अब जो आपका अगारोस जेल, बोले तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जस्ट पीछे वाली अपन पढ़ के आए हैं, सेम अपन उसका क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अपन ने वहां पर भी देखा था, जो डीएनए अपन ने काटा है, अब उसको क्या करेंगे, यहां पर जो वॉल्स रहेंगे, इन वॉल्स को क्या कर देंगे अपन, इन वेल्स रहेंगी यहां पर, इन वेल्स को अपन क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। ये जो भी अपना डीएनए था, इस डीएनए को इन वेल्स के अंदर अपन क्या कर देंगे, भर देंगे। अब जैसे ही वेल्स के अंदर अपन इनको भरा, और भरने के बाद में अपन ने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी वैसे ही क्या होगा, जो आपका डीएनए था उस डीएनए के जो छोटे टुकड़े होंगे वो आगे की साइड में, क्यों, क्योंकि डीएनए के ऊपर क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज है तो ये सीधे सी बात है पॉजिटिव की ओर भागेगा। तो जो जितना छोटा होगा, जैसे कि ये मान लीजिए पूरा का पूरा अपन इसमें लिखा था, तो जितना छोटा होगा वो आगे की साइड में आ जाएगा, बीच वाला मीडियम में रह जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा, आपको डीएनए के इस तरह से आपको सैंपल है, ये सैंपल यहां पर देखने को मिल जाएंगे जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब इसके बाद में क्या कर लेंगे, जो आपकी नाइट्रोजन, मतलब जो नाइलॉन मेम्ब्रेन थी, उस नाइलॉन मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, इसके ऊपर रखेंगे। जो आपका एगोरोस जेल वाली फिल्म थी, नाइलॉन मेम्ब्रेन को जैसे ही रखेंगे तो ये जो
भी आपके सामने जो भी डेटा आया था, इस डेटे के ऊपर जैसे ही नायलॉन मेम्ब्रेन अपन रखेंगे तो एक जो चीज मान लीजिए उसके ऊपर क्या हो जाएगी, वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो छापने की जो मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, सर्दन ब्लोटिंग बोला जाता है। अब ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये मेरे को थोड़ा सा आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन आज अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख रहे हैं, कोई बात नहीं, सीक्वेंस अपने बीच में छूट गई। तो अगली जो क्लासेस रहेगी ना, उस अगली जस्ट इसके बाद आगे वाली, उसके अंदर अपन ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। जो ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी होती है, ये आपकी एक तो होती है नॉर्दर्न, एक होती है आपकी सर्दन ब्लोटिंग। तो यहां पर अपन कौन सी, जो आपकी सर्दन ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी होगी, सर्दन ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि जो आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस होगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके ऊपर जो नायलॉन की मेम्ब्रेन अपन रख के सेम एज इट इज का एज इट इज वैसा का वैसा जो डेटा मिल रहा है, वो क्या होती है, सर्दन टेक्नोलॉजी होती है। अब ये कैसे होती है, इसको अगले लेक्चर के अंदर आप डिटेल के अंदर समझ लीजिएगा। बस यहां पर आप इस नाम को याद रखना, यहां पर सर्दन जो आपकी ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसका अपन यूज करते हैं। अब क्या करेंगे, फिर अपन क्या कर लेंगे, यहां पर जो आपका डीएनए का एक प्रोब, अपन ने क्या लिया था, डीएनए का प्रोब भी लिया था। अब जो प्रोब रहेगा, उस प्रोब को क्या कर देंगे, यहां पर रख देंगे। अब जैसे ही प्रोब को रखेंगे तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर प्रोब को अपन रखेंगे तो प्रोब क्या करेगा, जो भी यहां पर सीक्वेंस आई थी डीएनए के, उसके अपोजिट सेम सामने क्या कर लेगा, वो प्रोब जाके क्या हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा। जैसे ही जो आपका प्रोब है, वो प्रोब क्या हो जाएगा, वहां पर यूज अटैच हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, रेडियोग्राफी द्वारा क्या कर लेंगे, उस मेम्ब्रेन को अपन देख लेंगे। और फिर जो अक्सर आपकी फिल्म थी, उस फिल्म से अपन ये देख लेंगे कि भाई ये प्रोब कहां पर जाकर अटैच हुआ है। ठीक ऐसे ही जो बच्चा था जिसका अपन को पता नहीं था कि ये इसका है या पिताजी है या नहीं, उसका भी सेम देख लेंगे। यदि दोनों का सीक्वेंस एकदम सेम मिल जाएगा, इसका मतलब यही क्या थे, इसके फादर थे। और माताजी क्या बोल रही थी, एकदम सही बोल रही थी। जैसे मान लीजिए कि यदि माताजी थी, क्यों, क्योंकि देखिए इस बच्चे का पता कैसे चला, क्यों, क्योंकि आपने जिस टाइम पे डेवलपमेंट बायोलॉजी अपन पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे अपन ने देखा था कि जो एक क्रोमो, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम बोले तो जो आपका 23 और 23 से कितने होते हैं, 46 होते हैं। मतलब यहां पर 23, मतलब ये तो आपकी कौन है, मदर है, ये कौन है, फादर। माताजी से कितने आते हैं, आपका एग रिलीज होता है, जबकि पिताजी से क्या होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं। तो माताजी के द्वारा जो एग था वो क्या था, आपका हेप्लॉइड था, जो स्पर्म था वो भी कैसा था, आपका हेप्लॉइड था। मतलब 23 क्रोमोसोम माताजी से आते हैं, 23 क्रोमोसोम पिताजी से आते हैं, दोनों के मिलेंगे तभी कितने बनेंगे, 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। और यही पता चलेगा कि भाई दोनों के क्रोमोसोम मतलब क्या है, आपके सेम है। अब चलिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए माताजी थी, ये पिताजी थी, इनके डीएनए में देखा सारी चीजें ऐसी सीक्वेंस देखने को मिलेगी, इनके डीएनए में कुछ ऐसी सीक्वेंस देखने को मिलेगी। जब बच्चे का सीक्वेंस देखा तो उसमें भी ऐसे की ऐसी सीक्वेंस देखने को मिल रही थी। और सीक्वेंस में क्या पता चला कि आप गौर से देखिए, इसको देखोगे तो यहां देखिए, ये जो पिताजी वाला, फादर वाला, ये वाला जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है, ये सेम टू सेम क्या आ रहा है, इसके जैसा का जैसा आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम टू सेम इसका का जैसे कि जैसे। देखिए ये एक यहां पे आ गया, ये एक यहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, ये भी देखिए सेम है, ये भी सेम है, ये भी आपका सेम है। मतलब ये तो तीसरे पर्सन का था, बोले तो सी बोले तो बच्चे का था, ये क्या था, पिताजी का था। जब दोनों का देखा तो दोनों का एकदम सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो बच्चा है, ये बच्चा क्या है, इन्हीं दोनों का है। तो ये चीज अपन किससे पता लगा सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ये सारी की सारी चीजें अपन क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये चीज तो अपन ने डायग्राम के द्वारा देख ली। अब इसके अपन थ्योरी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या करते हैं, डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन का मतलब हो गया कि सबसे पहले किसी भी, कोई भी आपका बायोलॉजिकल सैंपल होता है, जो भी सैंपल के रूप में क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई ब्लड है, आपके हेयर का टुकड़ा हो गया, स्किन हो गया, सीमेन आ गया, इन हर एक चीज को अपन यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए कहीं पर कोई भी क्राइम हो गया, उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं चोरी हो गई है, या मान लीजिए कहीं पर कोई झगड़ा वगड़ा हो गया था, या मान लीजिए कि वहां पर किसी भी तरह की, मान लीजिए कोई भी से किसी से भी रेप हो गया है, वहां पे भी कोई भी यदि छोटा सा भी आपको टुकड़ा मिल जाएगा, उससे आप क्या कर लोगे, उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग देख लोगे, और जिसके ऊपर भी आपका शक रहेगा उससे भी आप उससे क्या ले लोगे, डीएनए देख लोगे। और
और उसका डीएनए लेके दोनों की सीक्वेंसिंग करोगे, दोनों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करोगे, फिर दोनों को मैच कर लोगे कि दोनों सेम है या नहीं है। सेम है इसका मतलब जो इसके ऊपर आपको शक था वही इंसान क्या है, आपका क्रिमिनल है। इसलिए भी अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज काफी जगहों पर अपन कर सकते हैं। चलिए ये आगे देखेंगे कि और कहां-कहां इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, अपन को डीएनए ले लेना है। डीएनए लेने के अलग-अलग तरीके हैं, ब्लड से भी ले सकते हैं, हेयर से भी ले सकते हैं, स्किन से भी ले सकते हैं एंड आपके सीमेन से भी ले सकते हैं। फिर आ जाता है कि जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा जो भी अपन ने डीएनए लिया था, अब इस डीएनए को क्या करना है, छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या लिया जाता है, यूज लिया जाता है। फिर ये जो कटे हुए टुकड़े होते हैं इनको अपन क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहेगी। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जस्ट इसके पीछे वाला जो अपन लेक्चर देख के आए हैं उसके अंदर अपन ने क्या किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या होता है, उसका काम बस इतना होता है कि जो आपके डीएनए का जो भी टुकड़े हैं उन टुकड़ों की एक सीक्वेंस में क्या कर देती है, वो सेट कर देती है। छोटा सबसे आगे आ जाता है, बड़ा वाला क्या हो जाता है, सबसे पीछे रह जाता है। तो वही आ गया कि कटे हुए फ्रेगमेंट को क्या करेगा, उनके साइज के आधार पर एगारोस जेल द्वारा क्या कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में जो आपकी सर्दन जो ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है, जो अभी अपन ने देखा था। तो जो भी अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो अगारोस जेल था, उस अगारोस जेल के ऊपर जो डीएनए के टुकड़े थे, वो जो टुकड़े जिस सीक्वेंस में जेल इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में वो जिस भी सीक्वेंस में मतलब अरेंज हुए हैं, उसी सीक्वेंस के अंदर क्या करते हैं, अब अपन जो कौन सी नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन ले लीजिए या नायलॉन की मेम्ब्रेन ले लीजिए, उसको क्या कर देते हैं, मान लीजिए ये आपकी क्या थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा यहां पर कुछ सीक्वेंस इस हाथों पे मेरे आ गए। अब क्या करेंगे, नायलॉन का टुकड़ा लेंगे, नायलॉन लेंगे या बोले तो अपन नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन ले लेंगे। इसको क्या करेंगे, सेम एज इट इज इसके ऊपर रख देंगे। जैसे इसके ऊपर रखेंगे तो यहां पर जो भी प्रिंटिंग थी वो क्या हो जाएगी, इस हाथ के ऊपर भी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। यही टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, सर्दन ब्लोटिंग कहलाती है। क्या होती है, थोड़ा सा अपन आगे वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें डिटेल में देख लेंगे। फिर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूज करेंगे, किसका, डीएनए प्रोब का। अब यहां पर क्या होता है, एक स्पेसिफिक जो रेडियो आपका रेडिएबल मतलब जो आपका रेडियो लेबल जो वीएनटीआर प्रोब होता है, इस वीएनटीआर प्रोब का अपन यूज करते हैं। और ये प्रोब क्या करता है, सिर्फ उन्हीं टुकड़ों से जाकर जुड़ेगा जो क्या होते हैं, उसके पूरक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपन ने जो यहां पर प्रोब था, ये प्रोब की एक सीक्वेंस थी, मान लीजिए ATCGA, मान लीजिए ये सीक्वेंस वाला अपन ने प्रोब लिया था। अब ये प्रोब रहेगा, ये प्रोब जाकर अटैच उसी सीक्वेंस जो अपन ने छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े किए थे ना, उन्हीं की टुकड़ों के अंदर देखेगा कि भाई जो इसका जस्ट अपोजिट क्या बनेगा, एडेनिन का क्या बनेगा, थाइमिन बनेगा। यहां पे क्या जाएगा, इसका एडेनिन बन जाएगा, इसका गुआनोसिन बन जाएगा, इसका साइटोसिन बन जाएगा, इसका थाइमिन बन जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके क्या होते हैं, अपोजिट। तो ये जस्ट इसके ये जो प्रोब है आपका, ये प्रोब जस्ट अपने अपोजिट वाली सीक्वेंस को ढूंढेगा। जहां पर भी सीक्वेंस बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ में इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा। यही सीक्वेंस है, यही सीक्वेंस अपन को क्या है, आगे जाके पता लगाएगी। फिर ये प्रोब जैसे ही अटैच हो गया, अब इस प्रोब को अपन को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी का अपन यूज करेंगे। यहां पर जो एक्सरे फिल्म रहेगी, ये एक्सरे फिल्म क्या करती है, इन प्रोब को क्या करती है, पोजीशन देखने के अंदर काम आती है। और इस फिल्म पर क्या होने लग जाते हैं, डार्क बैंड क्या होते हैं, आपके बन जाते हैं। और हर इंसान के लिए क्या होते हैं, ये आपके अलग होते हैं। हर एक इंसान के लिए क्या होते हैं, ये सीक्वेंस आपकी अलग होती है। फिर इस सीक्वेंस को देख के पता लगा लिया जाता है कि ये इंसान क्रिमिनल है या नहीं है, ये इसके माता पिता है या नहीं है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है फोरेंसिक साइंस के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस के अंदर की बात करें तो जो भी आपका क्रिमिनल बोले तो अपराध से रिलेटेड जो भी चीज रहेगी उसमें अपन इसका पता लगा सकते हैं। जैसे उसका खून हो गया, बाल हो गया, इंसानों से क्या लगा सकते हैं, अपन कोई भी अपराधी है या कोई भी क्रिमिनल है उसकी पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिंटिव जो आपके डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, मामले सुलझा सकते हैं। मतलब अभी बताया ना कि ये
इसका माताजी है, पिताजी है या नहीं, ये सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इनको भी अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सुलझा सकते हैं। इसके द्वारा इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी होती है, मतलब दो आपकी अलग अलग स्पीसीज है, इन स्पीसीज के बीच में क्या संबंध रहा होगा, इस संबंध को भी अपन देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। इसके द्वारा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इस डाइवर्सिटी का मतलब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर यदि अनुवांशिक बोले तो जेनेटिक विविधता आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है, तो भी अपन क्या लगा सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। इसके साथ में जो आपका मेडिकल फील्ड हो गया, मेडिकल फील्ड में भी यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, इसमें भी यूज कर सकते हैं, और भी काफी सारे इसके क्या होते हैं, आपके उपयोग होते हैं। तो 2-4 उपयोग आप अपनी तरफ से भी लिखने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में कि इनके अलावा और कौन कौन से उपयोग होते हैं जिसका अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज लेते हैं। अब ये लास्ट एंड फाइनल आपकी स्लाइड आ जाती है। जो भी चीज अभी तक अपन ने पढ़ी है उसको आपको एग्जाम में क्या लेके आना, जो लास्ट आपका पेज रहेगा उस पेज पर आपको क्या कर देनी है, पूरी की पूरी समरी लिख देनी है। या आप क्या करोगे, जो फर्स्ट पेज रहेगा, फर्स्ट पेज मतलब जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे उस टाइम पे भी आप ये समरी लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को एक आइडिया हो जाए कि बच्चा मेरे को ये चीज समझाने चाह रहा है। या जब लास्ट में लिखोगे तब भी एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि भाई इसने जो भी चीज समझाई है उसमें इन चीजों के बारे में इसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। जैसे कि भाई जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसको फाउंडर कौन है, इसको खोजा किसने का था, तो इसको जो एलेक्स जेफरेस थे आपके, इन्होंने द्वारा खोजा गया है। जबकि इसका बेसिस क्या है, कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका बेसिस क्या है, तो इसका बेसिस क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एंड ये वीएनटीआर के ऊपर क्या है, आपकी आधारित होती है। जबकि इसकी जो की टेक्नोलॉजी है, ये की टेक्नोलॉजी क्या है, जो सर्दन ब्लोटिंग है एंड जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है, ये क्या होती है, इसकी की टेक्नोलॉजी होती है। जबकि इसमें जो विजुअल आउट होता है, वो विजुअल आउटपुट किसके द्वारा पता चलता है, जो ऑटो रेडियोग्राफी होती है, बोले तो जो आपकी अक्स फिल्म थी, इस अक्स रे फिल्म के ऊपर क्या होता है, जो भी आपके बेंड बनते हैं उन्हीं बेंड से क्या चलता है, आपका विजुअल आपको पता चलता है कि इसकी सीक्वेंस आपकी ये रहने वाली है। इसके साथ में इसका जो मेन यूज है, वो मेन यूज किया जाता है जो आपका फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन है एंड जो पेटर्निटी जो आपका टेस्ट होता है, इस पेटर्निटी टेस्ट या मेटर्निटी जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में भी क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज अपन कर सकते हैं। तो ये अपन ने कंप्लीट क्या देख ली, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपन ने देख ली। इसके साथ साथ में ये अपनी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, एक बार एप्लीकेशन को विजिट है, वो विजिट आप जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ में ये और भी सोशल मीडिया से, इनको भी आप फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी आपको डाउट रहता है या कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी आपको वीडियो लेक्चर बना के दे देंगे। इसके अलावा और भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को मतलब शेयर करना है। एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।